फिर मैं अहमदाबाद गया, वहाँ मेरा इलाज हुआ। नमस्कार, 20 मिनट 20 खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। इस बुलेटिन में हम आपको प्रदेश के अलग अलग हिस्सों की खबरें दिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। ये खुशी स्वदेश लौटने की है, उस देश, उस जगह से जहां जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं बचा है। यूक्रेन में फंसे लोगों को वापस लाने के मिशन ऑपरेशन गंगा के तहत बुधवार को एक और फ्लाइट रोमानिया से दिल्ली पहुंची, जिसमें 220 छात्र सवार थे। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह दिल्ली एयरपोर्ट पर यूक्रेन से लौट रहे भारतीयों का स्वागत करने पहुंचे थे। उन्होंने सभी छात्रों को गुलाब का फूल देकर यह विश्वास दिलाया कि आने वाले दिनों में यूक्रेन में फंसे उनके साथियों को सुरक्षित वापस लाया जाएगा। बच्चे हैं, ये इस्तांबुल वाया आए हैं और प्रधानमंत्री के आदेश अनुसार हम उनका स्वागत करने के लिए, उनकी व्यवस्था करने के लिए यहाँ पर उपस्थित है। सबसे पहले तो हमने ये सुनिश्चित किया कि सब बच्चों की अपनी घर बातचीत हो जाए अपने माता पिता से। कुछ बच्चों की, बड़े मासूम बच्चे हैं, किसी की बैटरी डेड हो गई थी, किसी का सिग्नल बंद हो गया था, उनकी हमने पहले सबका ये सुनिश्चित किया अपने अपने पेरेंट्स के साथ बात करें। रूस की ओर से छिड़ा गया युद्ध यूक्रेन की राजधानी कीव और देश के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव तक पहुंच गया है। इसके अलावा भारतीय दूतावास समेत कीव में विभिन्न देशों के दूतावास भारी बमबारी के बीच अपना अभियान चला रहे हैं। अगले 3 दिनों में आईएएफ की 26 उड़ानें संचालित होने वाली हैं। बस के सामने 2 इंडियन फ्लैग प्रॉपर विकेट्स बड़े बड़े लगा दिए ताकि हमको फ्री क्लियरेंस मिले, और एक्चुअली वो काम किया क्योंकि इंडियन फ्लैग देखे लोगों ने देखा कि ये सब इंडियन बच्चे मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, तो उनको हमको अलाउंस मिलता है कैसे। वो फ्लैग मैंने अरेंज करा था। भारत से हजारों किलोमीटर दूर युद्धग्रस्त देश में भी तिरंगे को सम्मान मिल रहा है। यूक्रेन गंभीर संकट से जूझ रहा है। रूसी हमलों ने वहां पर भीषण तबाही मचा रखी है। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे हैं। ऐसे में यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिक भी इन सब में उलझ गए हैं। भारतीय दूतावास की ओर से कहा गया है कि भारतीय छात्र जब भी बाहर निकलें वे तिरंगा लगा कर रखें। ऐसी कई तस्वीरें सामने आ रही हैं जिसमें तिरंगा लगी गाड़ी देख यूक्रेनी और रूसी सैनिक गोलीबारी रोक दे रहे हैं। इतना ही नहीं, भारतीय छात्रों को रास्ता भी दिखा रहे हैं। भारत लौटे छात्रों का भी कहना है कि तिरंगे की वजह से वे सुरक्षित वापस लौट सके हैं। और तो और यूक्रेन में जो पाकिस्तानी छात्र छात्राएं पढ़ रहे हैं, उनको वापस अपने देश आने के लिए भारत के झंडे और भारत माता की जय का सहारा लेना पड़ रहा है। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के हालात बिगड़ते जा रहे हैं, जिससे वहां पर फंसे भारतीय छात्रों के परिजनों की चिंताएं भी बढ़ती जा रही है। वहीं कुछ खुशनसीब सरकार के प्रयासों के चलते अपने घर लौट रहे हैं। नाथद्वारा के निकटवर्ती ग्राम उठारडा निवासी छात्र गजराज सिंह भी उन्हीं में से एक है। वो सकुशल अपने घर लौट आया, जिससे परिवार में उत्सव का माहौल है। चौहान यूक्रेन के उजरोड नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में एमबीबीएस फर्स्ट ईयर का छात्र है। गजराज के मुताबिक वहां पर फंसे भारतीय मेडिकल छात्रों को बाहर निकालने के लिए एक और जहां भारत सरकार ऑपरेशन गंगा चला रही है, तो दूसरी तरफ राज्य सरकार भी लगातार संपर्क कर छात्रों की मदद कर रही है। सरकार ने पूरी मदद सिर्फ सरकार ने की है। हमारे तो हमने कुछ मतलब उसके ऊपर कुछ नहीं लिया है। जितना भी कर रहा है इंडियन एम्बेसी, इंडियन गवर्नमेंट, किराया सब कुछ। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध की शुरुआत के बाद वहां रह रहे भारतीयों के देश वापसी का सिलसिला जारी है। खासकर वैसे बच्चे जो डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए विदेश गए थे, वो वापस अपने घर लौट रहे हैं। इसी सिलसिले में 12 जिले के अंता निवासी छात्र अक्षय मीणा 4 दिनों के संघर्ष के बाद यूक्रेन से अपने वतन लौट आए हैं। छात्र के परिजनों ने उसके घर वापसी के बाद राहत की सांस ली। बता दें कि अंता निवासी अक्षय मीणा 2019 से यूक्रेन के इवाना शहर से एमबीबीएस कर रहा था, जो रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के कारण फंस गया था। वतन वापसी को लेकर 26 फरवरी को रोमानिया बॉर्डर पहुंचा था, जहां से वो स्वदेश पहुंचा। दूसरी ओर छात्र के सकुशल अंता पहुंचने पर परिजनों ने राहत की सांस ली। तहसीलदार ओम प्रकाश जैन ने छात्र के घर पहुंचकर उसकी कुशलक्षेम पूछी। काफ़ी हद तक हमें बॉर्डर पे बहुत स्ट्रगल करना पड़ा काफ़ी टाइम तक, और 8-10 घंटे में लाइनों में लगना पड़ा। 6-7 किलोमीटर हमें पैदल भी चलना पड़ा बॉर्डर क्रॉस करने के लिए, और क्लियरेंस के लिए हमें वेट करना पड़ा पहले इंडियन एम्बेसी से।
क्योंकि हम लोग कुछ टाइम पहले आ गए थे वहाँ कुछ स्टूडेंट जो पहले नहीं बुलाए गए थे उससे पहले, बट फिर भी फाइनली हमें एम्बेसी से परमिशन मिल गई थी। उसके बाद फिर हमें बॉर्डर क्रॉस कर दिया गया। कोटपुतली में बदमाशों का खुला ऐलान है, धंधा करना है तो हफ्ता देना पड़ेगा, होटल चलाना है तो हर महीने 50,000 रुपए देने होंगे। इस प्रकार की रंगदारी के लिए धमकी भरा पत्र थमाते हुए बेखौफ बदमाशों ने कोटपुतली शहर स्थित 3 होटलों पर फायरिंग की घटना को अंजाम दिया। घटना से इलाके में दहशत फैल गई। फायरिंग की सूचना के बाद जयपुर रेंज आईजी उमेश दत्ता, एसपी समेत कई पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली और बदमाशों को पकड़ने के लिए टीम गठित की। पुलिस ने बदमाशों की फायरिंग के बाद जमीन पर पड़े खोखे बरामद किए। पुलिस ने होटल में लगे सीसीटीवी फुटेज खंगालकर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। सीसीटीवी फुटेज में 3 बदमाश दिखाई दे रहे हैं जो बाइक से होटल पर आते हैं। एक बदमाश बाइक लेकर होटल के बाहर खड़ा रहता है जबकि 2 अंदर जाकर रंगदारी मांगते हैं। फुटेज में फायरिंग करते नजर आ रहे हैं। गृह राज्य मंत्री के इलाके में लगातार हो रही फायरिंग की घटना बताती है कि अपराधियों में पुलिस का जरा भी खौफ नहीं है। चोट के ये निशान न किसी हादसे के हैं न किसी वारदात के। घायल के माने तो इसके लिए चूरू पुलिस का कसूरवार है। जी हाँ, चूरू की सादुलपुर पुलिस पर संगीन आरोप लगे हैं। बताया जा रहा है कि भैंसली गांव के रहने वाले घायल ने लकड़ी तस्करी के बारे में पुलिस को सूचना दी थी, लेकिन शिकायत की जांच करने के बदले पुलिस कर्मियों ने उल्टे शिकायतकर्ता से ही मारपीट कर दी। पीड़ित ने अब इसकी शिकायत एसपी से की है। पीड़ित के मुताबिक 24 फरवरी की रात एक गाड़ी से लकड़ी की तस्करी की जा रही थी। उसने फौरन इसकी सूचना पुलिस को दी। काफी देर बाद मौके पर पुलिस वाले पहुंचे जरूर, लेकिन उल्टे जितेंद्र से ही सवाल जवाब करने लगे। आरोप है कि पुलिस वाले जबरदस्ती जितेंद्र को गाड़ी में डालकर थाने ले गए और वहां उसके साथ जमकर मारपीट की। पुलिस कर्मी थे, 4 थे गाड़ी के अंदर, फिर 2 वहाँ पे विदाउट ड्रेस में थे। हत्या वगैरह जो होते हैं ना, उनके पास हथियार है। हाँ, उन्हीं से की। अब मेरी तो शुरुआत करी तो क्या पता है, बाद में मैं बेहोश ही हो गया। अब चाहे वो कितना पीट लो, बेहोश हो गई थी आप हमारी। हाँ। टोंक पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध विस्फोटक सामग्री जब्त करने के साथ ही एक आरोपी को गिरफ्तार करने का दावा किया। मिली जानकारी के मुताबिक डीएसटी और निवाई पुलिस की टीम ने थानाधिकारी अजय कुमार के नेतृत्व में डांगरथल में दबिश देकर करीब 5 लाख रुपए कीमत का अवैध विस्फोटक का जखीरा जब्त किया है। अवैध विस्फोटक सामग्री से गांव में हड़कंप मच गया। पुलिस उपाधीक्षक ने बताया कि पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी के निर्देश पर थानाधिकारी अजय कुमार और निवाई थाने का जाब्ता डांगरथल गांव पहुंचा। यहां एक मकान के कमरे में अवैध विस्फोटक सामग्री रखी थी, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया और अवैध विस्फोटक सामग्री रखने के आरोप में डांगरथल निवासी राम स्वरूप को गिरफ्तार कर लिया। थानाधिकारी ने बताया कि डांगरथल में गिरफ्तार आरोपी से अवैध सामग्री के बारे में जब पूछताछ की गई तो सामने आया कि भीलवाड़ा से अवैध विस्फोटक सामग्री क्षेत्र में बेची जा रही है। पुलिस ने विस्फोटक सामग्री रखने के आरोप में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जेल में बंद आसाराम एक बार फिर से अपने पुराने रंग में नजर आया। जोधपुर जेल में शिवरात्रि के मौके पर सत्संग का आयोजन किया गया था। आसाराम भी सत्संग में शरीक हुआ। फिर क्या था, जिस तरह से आसाराम अपने सत्संग और प्रवचन के दौरान उछल कूद करता था, उसी तरह से जेल में सत्संग के दौरान उछल कूद करने लगा। इस दौरान आसाराम ने बार बार नाचने की भी कोशिश की और उल्लास से भरा हुआ नजर आया। इसका वीडियो आज सामने आया है। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि आसाराम कैसे खड़े खड़े भजनों पर झूम रहा है। कारागृह के मंच से कार्यक्रम का सीधा सजीव प्रसारण बंदियों के सभी बैरक्स में वार्ड में किया गया। कार्यक्रम में बंदियों ने प्रस्तुति देकर महादेव भोलेनाथ के भजनों का गुणगान किया। बंदियों ने हर्षित होकर महादेव के भजनों पर नृत्य किया। आपको बता दें कि आसाराम नाबालिग से यौन शोषण के आरोप में आजीवन कारावास की सजा भुगत रहा है। जोधपुर शहर के मधुबन इलाके से चोरी के आरोपी की पिटाई का वीडियो सामने आया है। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि जिसे भी मौका मिल रहा है वही आरोपी पर हाथ साफ करने से खुद को रोक नहीं पा रहा। संवाददाता से मिली जानकारी के मुताबिक घटना शहर के मधुबन हाउसिंग बोर्ड इलाके की है, जहां अल सुबह लोग रोजमर्रा का काम कर रहे थे। तभी कथित तौर पर पिट रहा ये शख्स साइकिल चुरा रहा था। किसी की नजर शख्स पर गई और इसके आगे की कहानी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। ये देखिए कैसे आरोपी की धुनाई हो रही है। एक के बाद एक घूंसे पड़ रहे हैं, थप्पड़ की बरसात हो रही है। इस शोर शराबे में हर शख्स उसे सबक सिखाने के लिए बेताब है।
देखिए कैसे लोग उसकी जमकर धुलाई कर रहे हैं। जिसे मौका मिल रहा है वही उस शख्स पर हाथ साफ कर रहा है। एक महिला ने तो चप्पल से आरोपी की धुनाई कर डाली। भरपूर पिटाई के बाद भीड़ ने आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया है। सिरोही जिले में तस्करी थमने का नाम नहीं ले रही। बात चाहे अवैध शराब की हो या फिर मादक पदार्थों की, तस्करों का दुस्साहस इतना बढ़ गया है कि अब उन सब ने रोडवेज बसों तक में तस्करी शुरू कर दी है। सिरोही के मंडार थाना पुलिस ने एक रोडवेज बस में तलाशी के दौरान एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार व्यक्ति करीब 1 करोड़ रुपए की स्मैक तस्करी कर रहा था। मिली जानकारी के मुताबिक मंडार थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि उदयपुर से सिरोही होकर सांचौर जाने वाली राजस्थान रोडवेज की बस में स्मैक की तस्करी की जा रही है। मुखबिर की सूचना पर मंडार पुलिस के अशोक सिंह के नेतृत्व में मंडार टोल नाके पर नाकेबंदी की गई। नाकाबंदी के दौरान रोडवेज की बस को रुकवाकर तलाशी ली गई। बस में बैठे सांचौर निवासी सोहनलाल बिश्नोई की गतिविधि संदिग्ध लगी। इस पर उसे बस से नीचे उतारकर उसके बैग की तलाशी ली गई। सोहनलाल के बैग में सबसे नीचे रखे पॉलिथीन में 600 ग्राम स्मैक बरामद हुई। बरामद की गई स्मैक की कीमत 1 करोड़ रुपए है। स्मैक तस्करी का मामला उजागर होने के बाद रोडवेज बस के संचालकों पर सवालिया निशान उठ रहे हैं। राजधानी जयपुर में सेकंड हैंड गाड़ियां खरीदने वालों और बेची गई गाड़ी का रिकॉर्ड रखना जरूरी होगा। पुराने वाहनों की खरीद फरोख्त करने वाले डीलर या एजेंट के ऐसा नहीं करने पर मुकदमा भी दर्ज हो सकता है। इस संबंध में जयपुर पुलिस कमिश्नरेट ने एक आदेश जारी किया है कि नियमों की अवहेलना करने वाले ऐसे लोगों के खिलाफ आईपीसी की धारा 188 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दरअसल जयपुर में बड़ी संख्या में सेकंड हैंड वाहनों की खरीद बिक्री की जाती है, जिसमें खरीदारों को डीलर्स और एजेंट के माध्यम से चोरी के वाहन भी बेचने की शिकायतें सामने आई हैं। कई केसों के अनुसंधान में सामने आया है कि ऐसे सेकंड हैंड वाहनों का इस्तेमाल लूट, डकैती, चोरी और अपहरण सहित दूसरी आपराधिक वारदात में किया जा रहा है, लेकिन जांच के दौरान इन गाड़ियों का रिकॉर्ड सामने नहीं आता, जिससे अपराधियों तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है। बहुत से केसेस में किसी न किसी क्राइम में उसका यूज होता था, तो इसमें हर बेचने वाले को पूरा रिकॉर्ड रखना पड़ेगा। जिसने खरीदा है उसके पास खरीदार का हो, जिसने बेचा है उसके पास में पूरा रिकॉर्ड हो। अगर कोई डीलर इसको बेच रहा है तो उसके पास में भी पूरा पूर्णतः रिकॉर्ड होना चाहिए। चोर डाल डाल तो पुलिस पात पात। चोरों ने कानून के रखवालों की आंखों में धूल झोंकने की पूरी कोशिश की थी। फुल प्रूफ प्लान बनाया था, लेकिन मंसूबे में कामयाब ना हो सके। तस्वीरें नागौर की हैं, जहां पुलिस ने श्री बालाजी क्षेत्र में 2 दिन पहले एक घर में हुई 3 लाख की ज्वेलरी चोरी का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ कर माल बरामदगी की कोशिश कर रही है। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक चोरी की वारदात के दौरान परिवार मकान के ग्राउंड फ्लोर पर सो रहा था। तभी 3 शातिर चोर मकान की कुंडी तोड़कर घर में दाखिल हुए। वे फर्स्ट फ्लोर के कमरे में पहुंच गए। इसके बाद वहां से सोने चांदी के जेवरात चुरा ले गए। इसे लेकर मकान मालकिन सुशीला देवी ने चोरी का मामला दर्ज करवाया था, जिसके बाद पुलिस तफ्तीश में जुटी, कड़ी से कड़ी जोड़ी और लाखों के सोने चांदी के आभूषण चोरी के मामले में आरोपी सुखदेव, कैलाश चंद और सतपाल सिंह को गिरफ्तार कर लिया। सरहदी बाड़मेर जिले के मीठड़ा ग्राम पंचायत में मनरेगा के तहत कराए जा रहे कार्य मशीनों से कराए जा रहे हैं, जबकि मजदूर काम पाने के लिए भटक रहे हैं। ये देखिए, जेसीबी और ट्रैक्टर के माध्यम से सड़क के मिट्टी लेवल का कार्य कराया जा रहा है। संवाददाता से मिली जानकारी के मुताबिक सांग सिंह की ढाणी से पड़िहारों की ढाणी तक बनने वाली सड़क निर्माण में मशीनों से कार्य लिया जा रहा है। ग्रामीणों ने कई बार पंचायती राज विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को सूचना भी दी, लेकिन किसी ने मौके पर जाकर पड़ताल करने की जरूरत नहीं समझी। ग्रामीणों का कहना है कि ग्राम सेवक, सरपंच समेत दूसरे अधिकारियों की मिलीभगत से ये सब हो रहा है। आपको बता दें कि मनरेगा के नियमों के तहत मजदूरों से कार्य कराया जाना चाहिए, ताकि मजदूरों को ग्राम में ही रोजगार उपलब्ध हो सके, ताकि वह काम की तलाश में ग्राम से पलायन न करें। लेकिन मशीनों से काम होने के कारण मजदूरों को काम नहीं मिल पा रहा। खेत में खून पसीना एक कर उपजाए लहसुन को सड़क पर फेंकते किसान की ये तस्वीर अब आम हो गई है। अच्छे दाम की आस में किसानों ने पहले फसल उपजाई और फिर उसका भंडारण किया, लेकिन अब खर्च भी निकालना मुश्किल हो रहा है, तो सड़क पर लहसुन फेंककर अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। ये एक किसान का नहीं
बल्कि हाड़ौती में लहसुन उपजाने वाले सैकड़ों किसानों का दर्द है। फरवरी में भी किसान का जो लहसुन घर पे रखा होता उसको काट कर सफाई कराकर और मंडी में जब बेचने गए तो उसमें जो उसका काटने का सफाई कराने का खर्च था वो भी नहीं निकल पा रहा था। दरअसल चंबल नदी से सिंचाई की अच्छी सुविधा से लहसुन की बुआई का क्षेत्रफल लगातार बढ़ रहा है। कोरोना काल में लहसुन के इस्तेमाल और बाकी कारणों से इसे उपजाने वाले किसानों की संख्या बढ़ी है। इस बार लहसुन की बुआई भी हाड़ौती में ज्यादा हुई है। कारोबार के जानकार आशंका जता रहे हैं कि आने वाले वक्त में लहसुन की बम्पर फसल मंडी में पहुंचने लगेगी तो भाव जमीन पर दिखेगा। कुछ किसानों ने अपने लहसुन को सड़क पर फेंक दिया है और आने वाले दिनों में ऐसी घटनाओं में और भी वृद्धि हो सकती है। कि 2012 से लगाकर आज 22 हो गया है। 22 तक 4 लाख किसानों के कनेक्शन पेंडिंग पड़े हैं। आज तक मुख्यमंत्री जी ने क्या किया? किसान को 2 साल में आप कैसे कनेक्शन पूरे कर देंगे? सीएम ने बजट भाषण में खेती के लिए बिजली का कनेक्शन लेने वाले किसानों के लिए बड़ा ऐलान किया, तो वैसे करीब 5 लाख किसानों की उम्मीद फिर से जगी है। ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी की माने तो घरेलू उपभोक्ताओं को सब्सिडी देने के साथ ही किसानों का साल 2012 के दिसंबर से चल रहा बिजली कनेक्शन का इंतजार अब गहलोत सरकार आने वाले 2 साल में खत्म करने जा रही है। तो राजस्थान में दिसंबर 2012 तक के किसानों के कृषि कनेक्शन अभी तक हुए हैं। मुख्यमंत्री जी ने एक बहुत बड़ी घोषणा की है कि राजस्थान के तमाम आज तक की जो पेंडेंसी है उसमें जितने भी किसानों के लंबित कृषि कनेक्शन है वो सारे कृषि कनेक्शन आने वाले 2 साल के अंदर अंदर हमारी सरकार के द्वारा किसानों को दिए जाएंगे। हिंदू बनाम हिंदुत्व के मुद्दे पर बहस को जन्म देने वाली कांग्रेस क्या अब धीरे धीरे सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर आगे बढ़ रही है? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि कांग्रेस की कार्यशैली में पिछले कुछ समय से बदलाव देखने को मिल रहा है। हिंदू वोटर्स को लुभाने के लिए अब पार्टी टेम्पल रन और गौरक्षा सम्मेलन जैसे आयोजनों का खुलकर सहारा ले रही है। इससे भी एक कदम आगे बढ़कर अब राजस्थान की कांग्रेस सरकार पहली बार भागवत कथा का आयोजन करवा रही है। भागवत कथा का आयोजन देवस्थान विभाग करा रहा है, जिसके कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। इससे कांग्रेस की अपीसमेंट की छवि से बाहर निकलने की कोशिश के साथ ही बीजेपी के वोट बैंक में सेंध लगाने का प्रयास माना जा रहा है। लेकिन विभाग की मंत्री इस आयोजन को कोरोना महामारी से जोड़कर देख रही हैं। ये एक भागवत कथा अपन यहाँ करवाने जा रहे हैं, जिससे कि हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय ने बजट ऐसा पेश किया है कि आज पूरे देश में उसकी चर्चा है, हर वर्ग को टच करने वाला है। हमारे प्रदेश और देश में सुख और शांति रहे, अमन रहे। जैसी कि कोरोना महामारी वैश्विक महामारी थी, ऐसी महामारियां हमारे प्रदेश में नहीं आए, ऐसी हमारी कामना है। पोखरण में बदलाव की बयार बहने जा रही है। ग्रामीण जनता का सालों का सपना साकार होने जा रहा है। तभी पब्लिक अपने नेता का गाजे बाजे के साथ स्वागत कर रही है, उस पर फूल बरसा रही है। कैबिनेट मंत्री शाले मोहम्मद के एका पहुंचने पर ग्रामीणों की ओर से उनका जोरदार स्वागत किया गया। पंचायत भवन के लोकार्पण समारोह में मंत्री को साफा और माला पहनाकर भव्य स्वागत किया गया। मंत्री ने समारोह को संबोधित करते हुए बजट में दी गई सौगात को गिनाना शुरू किया, जिस पर समारोह में मौजूद ग्रामीणों ने जमकर गहलोत सरकार की तारीफ की। कैबिनेट मंत्री सालेवंत का साफ तौर से कहना है कि राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और खुद कैबिनेट मंत्री इस बात को लेकर गंभीर है और सख्त है कि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले, और तमाम प्रकार की जो घोषणा की उसको लेकर भी लोगों द्वारा उत्साह साफ तौर से देखा गया और एका सहित कई जगह मंत्री का स्वागत भी किया गया। और पोखरण विधानसभा के लिए कई और भी सौगातें बजट में और दी जाएगी। गौरतलब है कि प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री शाले मोहम्मद ने ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा कर करोड़ों रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। टोंक जिले के उनियारा थाने के कांस्टेबल केदार प्रजापत ने मानवता की नई मिसाल पेश की, जो इलाके में ही नहीं बल्कि जिले भर में चर्चा का विषय बनी हुई है। उनियारा बस स्टैंड और कस्बे में घूमने वाले बेसहारा असहाय बुद्धि प्रकाश को थाने पर लाकर पहले उसकी कटिंग करवाई, फिर सेविंग और इसके बाद गंदे मैले कुचले कपड़ों के बदले नए कपड़े पहनाए। कुछ ही देर में भिखारी सा दिखाई देने वाला बुद्धि प्रकाश सेठ की तरह दिखने लगा। 60 साल के बुद्धि प्रकाश उनियारा थाना इलाके के गांगली के रहने वाले हैं। बुद्धि प्रकाश को उनियारा थाने में स्नान करवाने के बाद
नई धोती, नया कुर्ता पहनाया गया और उसे हमेशा साफ सुथरा रहने के लिए प्रेरित किया। अपने बदले रूप को देखकर बुद्धि प्रकाश खुद को ही नहीं पहचान पाया। हमारे एसपी साहब जिला टोंक ने पुनियारा पर उपस्थित होकर बताया कि पुलिस रोज नया काम करे तो उसके श्रीमान के दिशा निर्देशों की पालना की गई। दरअसल टोंक पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी ने एक बार उनियारा थाने में बैठक के दौरान पुलिस को कुछ नए काम करने के लिए कहा था, जिस पर अमल करते हुए कांस्टेबल केदार प्रजापत ने मानवता की मिसाल पेश की। कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए कई नवाचार किए जा रहे हैं। इसी सिलसिले में जोधपुर सीएमएचओ ने अनोखी पहल की है। जी हां, कोविड वैक्सीन लगवाने वालों के लिए इनाम की घोषणा की गई है। जोधपुर में कोरोना टीकाकरण करवाने वालों को लकी ड्रॉ से साइकिल, स्मार्ट वॉच, वाटर बोतल, स्कूल बैग जैसे इनाम दिए जाएंगे। ये योजना 1 से 15 मार्च और 16 मार्च से 30 मार्च तक यानी 2 चरण में होगी। जो लाभार्थी अपना पहला या दूसरा टीका लगवाने पहुंचेंगे उन्हें इनाम मिल सकता है। ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में कहूँ तो जो केयर इंडिया के सहयोग से वाहन उपलब्ध कराए गए हैं, उन वाहन से जो भी प्रतिरक्षित होते हैं तो उसके अनुसार एक लकी ड्रॉ खोला जाएगा और उस लकी ड्रॉ के अनुरूप में जो भी उसमें प्रथम प्राइज़ है, द्वितीय प्राइज़ है, तृतीय प्राइज़ है, कुछ कॉन्सोलेशन प्राइजेस भी है, तो उस अनुरूप उनको प्रदान किया जाएगा। गौरतलब है कि डोर टू डोर वैक्सीनेशन की सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए जिला प्रशासन, चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग और केयर इंडिया के संयुक्त तत्वावधान में वैक्सीनेशन वैन का 5 फरवरी से शुभारंभ किया गया है। इसके माध्यम से लोगों को उनके घर पर वैक्सीन लगवाने की सुविधाएं मुहैया करवाई गई हैं। जोधपुर जिले के ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में बाइक वैक्सीनेशन एक्सप्रेस की सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। राजधानी जयपुर के हाट बाजार में इस बार उन हुनरमंद दस्तकारों को एक मंच मिला है जो कोरोना के बाद बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहे थे। राजधानी जयपुर में बसने वाले इन हुनरमंदों के लिए अल्पसंख्यक मामलात विभाग की मदद से आयोजन हुआ है। जयपुर में कई पीढ़ियों से बसने वाले दस्तकार कभी जयपुर राजघराने के राजमिस्त्री और राजशिल्पी हुआ करते थे, लेकिन बदलते दौर के साथ इनके हुनर दम तोड़ने लगे। बावजूद इसके इन लोगों ने अपने बुजुर्गों के इस खास हुनर को न सिर्फ जिंदा रखा बल्कि उसे देश दुनिया तक पहुंचाने और अलग पहचान दिलाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। कि बहुत ऐसे बारीक कारीगरी के काम यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। जो कलाएं अलग अलग जयपुर के कोने कोने में छिपी हुई हैं, उन्हें निकाल करके बाहर लाया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत ही खूबसूरत आर्टिस्ट मौजूद हैं जो बरसों से इस तरह के काम काज में जुटे हुए हैं और लगातार मेहनत कर रहे हैं। यहाँ पर जो अल्पसंख्यक मामलात मंत्री हैं, राज्य मंत्री सुभाष गर्ग वो आए थे, उद्योग मंत्री जो हैं शकुंतला रावत, उन्होंने इसका उद्घाटन किया। तमाम लोग यहाँ पहुँचे और ये जो आर्टिस्ट हैं जयपुर के बहुत ही चुनिंदा, जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जयपुर की काफी ख्याति बढ़ा रहे हैं। इसी के साथ ही 20 मिनट 20 खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। प्यासे रहो।